हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से अपने इंट्रोडक्शन क्लास के बाद आपके लिए लेकर आए हैं ब्रिज कोर्स का पहला लेक्चर पार्ट 1। इसमें हम बेसिकली शुरुआत करेंगे कि हम लोग जो क्लास 10 से अब मूव कर रहे हैं क्लास 11th में, तो कैसे हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं जो भी टॉपिक अब तक हमने क्लास 10th में पढ़ी हुई है। तो सभी चीजों को हम रिलेट करना सीखेंगे। आगे चलकर हमें क्या पढ़ना है 11th में, वो सभी चीजें हम इस ब्रिज कोर्स में जानेंगे। हमें क्लास 11th में जाने के लिए क्या क्या नॉलेज पहले से कुछ बहुत जाननी चाहिए, हमें वो सभी इस ब्रिज कोर्स में शुरुआत हुआ है, उसमें धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे। साथ में 9th क्लास और 10th क्लास को भी जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं वो सभी को इस कोर्स में हम लोग ऐड करते जाएंगे, उसका एक रिवीजन या ओवरव्यू करते जाएंगे हम लोग। तो इसका शुरुआत करते हैं हम लोग। इसका इंट्रोडक्शन अगर छूट गया तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग 10th क्लास में होते हैं तो 10th क्लास में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा साइंस होता है वो लगभग उसमें इतना पार्टिकुलेट नहीं किया होता है कि उसमें फिजिक्स थोड़ा अलग रहेगा हमारा, फिर हमारा कुछ क्या बोलते हैं फिजिक्स अलग हो जाएगा, केमिस्ट्री अलग हो जाएगा, बायोलॉजी अलग हो जाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन अब जैसे ही हम लोग आएंगे 11th में तो यहाँ पर तो साइंस के अंदर ही सब लोग ये सारा सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें स्ट्रीम वाइज चुनना पड़ता है। 11th में आने पर अगर साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो उसके अंदर भी दो हो जाता है, एक साइंस और इसके प्लस में हमारा रहेगा मैथ। तो यहां पर कुछ बच्चे चुनते हैं पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और कुछ बच्चे चुनते हैं पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। तो यहां पर देखिए जो हमारा साइंस है वो तो नॉर्मल हम लोग जानती हैं कि 3 भाग में बट चुका है हमारा, 3 पार्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। लेकिन ये हमारा जो हम बेसिकली केमिस्ट्री हम शुरू करने जा रहे हैं तो केमिस्ट्री के बारे में ही बताएंगे। जैसे बायोलॉजी के बारे में आप लोग सुनेंगे कि ये भी हमारा क्या है, बोटनी और जूलॉजी में बट चुका है 2 भाग में। तो इसी तरह हमारा जो केमिस्ट्री है ये भी 3 भागों में बट चुका है। एक है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बारी बारी से जानेंगे आखिर फिजिकल केमिस्ट्री के से हम कुछ संबंध रखते हैं कि नहीं, कि मतलब कि क्लास 10th में 9th में क्या इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़े हैं, इनऑर्गेनिक के बारे में कुछ जाने हैं कि नहीं जाने हैं, ऑर्गेनिक के बारे में हम लोग को जाने हैं कि नहीं जाने, या पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ये सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग जानेंगे, रिलेट करने का कोशिश करेंगे, सारी चीजें आसान हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली तो जान गए कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 पार्ट होती है केमिस्ट्री के अंदर। तो अब यहाँ पर हम रिलेट करने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब क्या हम 9th और 10th में ये सब क्या हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या ये सब हमें देखने को मिला था वहां पर। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में नॉर्मली आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये सभी जो आपने पढ़े हुए हैं वो सभी हमारा किस में आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में ही आता है। इसके अलावा आप पढ़े होंगे केमिकल इक्वेशन, जो हमारा केमिकल इक्वेशन होता है वो सभी आप लोग इसमें पढ़े होंगे। साथ में बैलेंस इक्वेशन पढ़े होंगे आप लोग, बैलेंस इक्वेशन आप लोग इसमें पढ़े होंगे। तो ये सभी चीजें हमारा किस में आ जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाता है। ये सब क्लास हमारा 10th की बातें हैं। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोग 10th में पढ़े होंगे मेटल एंड नॉन मेटल। इसके अलावा आप लोग उसमें पढ़े होंगे एसिड, बेस और सॉल्ट। ये सभी चीजें आप लोग उसमें पढ़े होंगे। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी आप लोग उसमें क्लास 10th में पढ़े हुए हैं कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना, जिसमें हमारा पीरियोडिक टेबल था। तो ये सभी चीजें हमारा इनऑर्गेनिक के अंदर आता है, पीरियोडिक टेबल। और ये सभी चीजें हमें इसको और डिटेल में, जैसे में क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, ये सभी चीजें हमारी क्लास 11th में भी आएगी और इसको और विस्तार से हम लोग जानेंगे और इसका यूज करना जानेंगे कि कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसका और यूज बढ़ा सकते हैं। मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस, सॉल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा हमारा।
इसके अलावा हमारा अब ऑर्गेनिक रह गया। तो ऑर्गेनिक में एक 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो कि हमारा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि 10th का लास्ट का एक ऑर्गेनिक चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर हम लोग पढ़े थे बेसिकली एल्केन्स के बारे में, एल्केन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, ये सभी चीजें उसमें हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा हम लोग पढ़े थे बेंजीन के बारे में थोड़ा बहुत। इसके अलावा कुछ हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़े थे, जैसे हमारा हो गया क्या एल्कोहल ग्रुप, इस तरह से। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये सभी चीजें हम लोग उसमें देखे थे क्लास 10th को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहां तक कुछ बहुत आप लोग रिलेट कर पाए होंगे कि आखिर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेगी, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेगी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें कैसे कैसे साइंस या कैसे केमिस्ट्री हमें देखने को मिलेगी। तो ये सब कुछ बहुत रिलेट करने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग पढ़े भी हैं क्लास 10th में, 9th में, ये सबसे जुड़ा हुआ। तो ये सब हमारा, ये सब जो भी पार्ट हम बताए हैं कि ये कौन कौन से किस पार्ट में आते हैं 10th में, तो कुछ हमारे ये सब रिलेट करने का है। अब इसके आगे बढ़ते हम लोग जानते हैं कि जो हमारा क्लास 11 का जो सिलेबस है, इस सिलेबस में हमें कौन कितने क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है, उस सिलेबस के अंदर कौन फिजिकल केमिस्ट्री है, कौन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कौन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारी बातें धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। तो जैसे शुरुआत का 2 चैप्टर हमारा मिलेगा। हाँ, पहले मैं ये बता दूं कि जो भी हमारे सिलेबस है, तो जो हमारा नया सिलेबस आया है 2023-24 में जो चेंज किया गया है, उसी सिलेबस के अनुसार हमारा ये क्लास 11 का सिलेबस है, पुराना वाला सिलेबस नहीं है। तो उस नए सिलेबस के अनुसार हमारा जो पहला चैप्टर है, पहला और दूसरा, कि सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये दोनों हमारा किसमें आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। फिर इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये सब हमारा आ जाएगा इनऑर्गेनिक में। और इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग और मोलेकुलर स्ट्रक्चर, ये सभी हमारा आ जाएगा इनऑर्गेनिक में। इसके अलावा हमारा थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, रेडॉक्स रिएक्शन है, ये तीनों हमारा आ जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। ये रेडॉक्स रिएक्शन आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसको उपापचय क्रिया, और इसके 2 भी पार्ट होते थे हमारा, ऑक्सीकरण, अनऑक्सीकरण अभिक्रिया, इस तरह से। तो ये यहाँ पर इसके अलावा हमारा ऑर्गेनिक के अंदर मिलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, ये सब हमारे इस चैप्टर का नाम है, जो कि ऑर्गेनिक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन चैप्टर का नाम है, हाइड्रोजन। यहाँ पर हमारा चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। धीरे धीरे और भी बातें हम लोग जानते हैं कि आखिर किस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्लास 11th में उससे जुड़ा हुआ हम लोग कुछ पढ़े हुए हैं कि नहीं, अगर पढ़े हुए हैं तो क्या पढ़े हुए हैं, और उसके बारे में और आगे क्या जान पाएंगे हम लोग क्लास 11th में। तो वही सब बातें हम लोग जान लेते हैं इस बेसिक क्लास में पहले। तो हमारा पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें देखिए, इसमें हमें पहले जानना क्या है, तो आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, ना कि एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स में हो जाएगा हमारा, बदल जाएगा, इनऑर्गेनिक में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आप लोग क्लास 9th में भी देखे होंगे ऐसे कि हमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर बांटते हैं, कुछ केमिकल, जिसमें से हमारा फिजिकल पे आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, और यही चीज, इन्हीं चीजों से हमारा क्लास 11 का भी शुरुआत होने वाला है। इसके अलावा आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में ही किसी भी सॉल्यूशन का आप लोग वहां पर कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए पढ़े होंगे, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए पढ़े होंगे सॉल्यूशन का, जिसमें हम लोग बेसिकली देखे थे मोलालिटी क्या होता है। इसके अलावा हम लोग वहां पर देखेंगे मोलारिटी क्या होता है, वहां पर हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। इसके अलावा भी टॉपिक हमें मिलने वाला है, जैसे में मोल फ्रैक्शन मिलने वाला है। इसके अलावा पीपीएम मिलने वाला है, पार्ट्स पर मिलियन। इसके अलावा हमें और मिलने वाला है, जैसे में
मास परसेंटेज, ये सभी चीजें हमें क्लास 11th में अब बढ़ेगी। इसके अलावा नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, ये सारी चीजें भी है जो कि हमें कंसंट्रेशन निकालने वाला, जो सॉल्यूशन का हम लोग कंसंट्रेशन निकालते हैं, उसमें ये सारी विधियां धीरे धीरे ऐड हो जाएगी। बेसिकली हम 9th क्लास में मुख्य रूप से ये दो पढ़े थे ज्यादा, इससे या मोल फ्रैक्शन और पीपीएम। इसके अलावा भी और धीरे धीरे क्लास 11th में जुड़ेगी। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर और क्या क्या पढ़ने को मिल सकता है, तो जैसे मैं आप लोग यहाँ पर एक आएगा सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का जो हमारा क्लास 11th का है, पहला चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा और क्या पढ़ने को मिल सकता है, स्टोकियोमेट्री हमें पढ़ने को मिल सकता है। यहाँ पर स्टोकियोमेट्री में हमें क्या देखना है, तो स्टोकियोमेट्री में हमें पहले, इसके लिए तो आप क्लास 10th में जो पढ़े हैं केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो इक्वेशन इसमें पढ़े थे हम लोग, बैलेंस संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये सभी चीजें जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, ये सारा चीज का उपयोग आने वाला है। और इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन का खास तौर यूज होने वाला है हमारा स्टोकियोमेट्री में। इसमें बेसिकली होता क्या है, तो हम लोग जो रिएक्टेंट होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है, और ये रिएक्टेंट हमारा क्या करता है, रिएक्शन कर कर प्रोडक्ट बनाता है। तो ये जो हमारा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, इसके बीच में हम लोग क्वालिटेटिव रिलेशन देखेंगे। क्वालिटेटिव रिएक्शन यानी कि उसका मात्रात्मक संबंध हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन क्या है, यहाँ पर मात्रात्मक रूप से कि क्या उनके बीच में संबंध है। जैसे मैं अगर आपको एक उदाहरण देना चाहूं कि यहाँ पर एक हमारा मेथेन गैस है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर कर फॉर्म करेगा यहाँ पर, या प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि वाटर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ये प्रश्न आ सकता है कि हमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मान के चलते हैं कि हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हमें कितना मेथेन गैस जरूरत पड़ेगा, कितना हमें मेथेन गैस चाहिए 44 ग्राम या 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर हमें एक रिएक्टेंट के मात्रा से या क्वालिटी से हमें क्वांटिटी से निकाल सकते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है उसका क्वांटिटी ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसा ही रिलेशन हमें देखने को मिलेगा स्टोकियोमेट्री में। तो यहाँ पर आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्या क्या हमें आगे चलकर और पढ़ने को मिलने वाली है। तो ये सारी हमारी बातें थी पहला चैप्टर का, कि पहला चैप्टर जो हमारा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है। ये भी हमारा मिलने वाला सॉलिड लिक्विड गैस। इसके अलावा हम लोग इसके अलावा और डिटेल में हम लोग जानेंगे कि पहला चैप्टर में हम लोग को, इसके अलावा हम लोग को और भी जान जाते हैं। आप लोग एक टेबल ऐसा देखे होंगे, एक टेबल देखे होंगे कि जो हमारा मैटर होता है इसके दो प्रकार का क्लासिफिकेशन किया जाता है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। जिसमें फिजिकल में सॉलिड लिक्विड गैस, ये सारा 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारा आ जाता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत हमारा एलिमेंट्स आता है, फिर कंपाउंड आता है। एलिमेंट्स के अंदर भी इसका क्लासिफिकेशन मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स या सेमी मेटल्स के आधार पर किया जाता है। कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और मिक्सचर्स को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में किया जाता है। तो ये सारी हमारी 9th क्लास की बेसिक है, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। और हमारे क्लास 11 का शुरुआत इन्हीं सब सारी चीजों से होने वाली है, ताकि हम लोग क्लास 11 को अच्छी तरह से रिलेट कर पाए क्लास 9th और 10th से, और हमें समझने में कुछ खास प्रॉब्लम ना हो, आसानी से सारी चीजें हमें समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पर देखते हैं, पहला चैप्टर तो हम लोग देख लिए कि पहला चैप्टर में हमें क्या क्या मिलने वाली है पढ़ने को। अगला हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम सही से पूरा चैप्टर में जो जो बातें दी गई है क्लास 11 के इस सिलेबस में, इस चैप्टर के अंतर्गत, अगर वो बातें एक एक पॉइंट अगर आप अच्छी तरह से समझ कर, कॉन्सेप्ट क्लियर कर नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, तो आपको हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने ही वाला है। और 12th में भी प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद भी अगर आप साइंस से जुड़े रहते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर इस चैप्टर छोड़ते हैं तो। क्योंकि इस चैप्टर हमारा एक मेन बेसिक की तरह पूरा बेस है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं।
तो इसमें देखिए जो हमारे क्लास 9th के अंतर्गत भी हम लोग कुछ पढ़े थे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। ये हमारा एटम हो गया, उसका कुछ न्यूक्लियस रहेगा, इसका भी हम आपको दिखा देते हैं। कुछ इस तरह से हमारा रहेगा, जैसे में आप लोग ऐसे पढ़े होंगे कि हमारे एटम है, एटम के अंदर हमारा एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसमें हमारा प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स होता है। जिसमें प्रोटॉन्स ही हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है पूरी तरह से न्यूट्रल होता है। तो इस तरह से बातें कुछ बहुत हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंतर्गत। उसके अलावा मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़े थे कि मॉलिक्यूल्स होता क्या है। जैसे दो टाइप्स ऑफ एटम आपस में मिल गए तो वहां पर जो बनेंगे स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा भी मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइप के एटम ही आपस में मिलेंगे तो बनेंगे, मॉलिक्यूल्स सेम टाइप के एटम भी मिल सकते हैं। जैसे में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो O2 बना दिया, तो ये O2 भी हमारा क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पर ये सारी बात हम लोग पढ़े थे, और भी डिटेल में इन बातों को जानेंगे। पहले चैप्टर वाइज हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं। इसके अलावा अगला हमारा जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तो इस चैप्टर में हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े थे। अब नए सिलेबस में इसको भी हटा दिया गया है एनसीईआरटी में, लेकिन ये जो हमारा पुराना सिलेबस उसमें तो पढ़े ही होंगे हम लोग कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का वर्गीकरण कैसे किया गया है, फिर पीरियोडिक टेबल का शुरुआत कैसे हुआ है, हिस्ट्री वाइज कैसे डोबेराइनर आए, मेल्ड्यूज आए, उसके बाद उसके पहले न्यूलैंड्स आए थे, उसके बाद फिर हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। तो कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल हमारे आज वर्तमान समय में हम जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसका शुरुआत कैसे कैसे हुआ था, क्या एक ही बार में बन गया था कि इसमें बनने में बहुत सारे प्रोसेस लगी थी, कैसे कैसे इसका स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे विकास होते गया, वो सारी बातें हम लोग को इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। और साथ में इसमें हमें इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग और भी बातें जानेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग वहां पर केवल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखे थे कि तत्वों को कैसे कैसे ग्रुप वाइज बांटा गया है। इसके अलावा और भी डिटेल में हम लोग को जानने को मिलेगा, यहाँ पर तत्वों को और बारे में जानने को मिलेगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, ये सब बातें हम लोग जानेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, ये सारी बातें उसमें हम लोग को जानने को मिलने वाली है इस चैप्टर के अंतर्गत, ताकि ये सब जितने भी टॉपिक हैं फिर हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन इन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके बाद हमारा एक और है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये सारी बातें एंथैल्पी, ये सारी बातें हमें जानने को मिलने वाली है कि ये सारी बातें इसी चैप्टर में हम लोग जानेंगे। और एक बेसिक है, अगर ये जान जाते हैं तो सारी बातें हमें लगभग हर एक चैप्टर में या जब भी तत्वों को लेकर या एटम के लेकर एलिमेंट्स के लेकर जो भी बातें आएगी फिर इसके आगे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमें आगे पढ़ने को मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो इसमें भी ये सारी बातें जो है हमारा ये सारे जानने को मिलेगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का यहाँ पर कैसे, यहाँ पर इसके बारे में इसका यूज जानेंगे हम लोग, एप्लीकेशन या अप्लाई कैसे कर सकते हैं, फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सारी बातें हम लोग वहां पर देखने को मिलेगी। तो अब देखिए यहाँ पर उसके बाद हमारा थर्मोडाइनेमिक्स, इसमें बेसिकली हम लोग देखने वाले क्या है, जैसे में हमारा जो गाड़ी का इंजन होता है, पेट्रोल इंजन हो, डीजल इंजन हो, रॉकेट का इंजन हो, उसमें कैसे उष्मा के द्वारा वो सब इंजन काम करता है। उसमें फिर इसमें हम मैक्रो स्तर पर यानी कि बड़े स्तर पर यहाँ पर हम लोग जो भी हमारा थर्मोडाइनेमिक्स है वो मैक्रो स्तर पर होता है। इसमें आप लोग देखेंगे एक माइक्रो लेवल का आता है, यानी कि जब माइक्रो लेवल, उसके लिए जब परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन उस लेवल पर पढ़ाई होता है तो उसके लिए हम लोग माइक्रो शब्द का यूज करेंगे, लेकिन जब बड़े बड़े बल्क ऑब्जेक्ट के लिए जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो वहां पर मैक्रो शब्द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर थर्मोडाइनेमिक्स हमारा मैक्रो से ही जुड़ा हुआ है, और इसके बारे में जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें और डिटेल्स हमें जानने को मिलेगा। इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था, इसके बारे में भी हम लोग को जानने को मिलेगा कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम के अंतर्गत हमें क्या क्या देखने को मिला है। बेसिकली इस चैप्टर को हम लोग एक केमिकल इक्विलिब्रियम में बांट देते हैं और एक आयनिक इक्विलिब्रियम, तो दो पार्ट में हम लोग इसको बांट कर पढ़ते हैं इस इक्विलिब्रियम चैप्टर को।
इसके अलावा इक्विलिब्रियम में हमें और क्या पढ़ने को मिल सकता है, क्लास 10 से या 9 से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे उसमें एसिड, बेस, सॉल्ट, ये सारी चीजें उसमें पढ़े होंगे और ये सारी चीजें हमारा यहाँ पर मिलने वाले इक्विलिब्रियम चैप्टर में। इसके अलावा आप लोग पढ़े होंगे आर्हेनियस के अनुसार हमारा एसिड का, बेस का क्या डिफिनेशन होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, फिर हमारा क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ये सारी बातें इस चैप्टर में हमें जानने को मिलने वाला है इक्विलिब्रियम चैप्टर में। इसके अलावा हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग देखने वाले हैं, इसके रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोग इसको बेसिकली देखे थे कि अगर O2 अगर ऐड होता है और जो हमारा H2 यानी कि हाइड्रोजन है वो निष्कासित होता है, तो वहां पर हमें यहाँ पर एक मिला था, इसके आधार पर क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग देखे थे कि अगर ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन इससे बाहर निकल जाएगा तो उस समय हमें ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन बाहर निकलता है और हाइड्रोजन इसमें ऐड होता है तब हमें रिडक्शन देखने को मिला था। तो ये सब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सब ये दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं दोनों को मिलाकर हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में भी हमें पढ़ने को मिलेगा, खास एक चैप्टर ही है रेडॉक्स रिएक्शन पर। इसमें इसके अलावा अभी और हमें पढ़ने को मिलेगा जो कि क्लास 10 के उसमें उतना है नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉन के गेन या लूज के आधार पर, इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, ये सारी बातें हमें जानने को मिलेगी इस चैप्टर में, इस हमें रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में। इसके अलावा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें हम बेसिक हमें देखना है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, इसमें हमें मिल जाएगा पढ़ने को। जैसे अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो इसमें हमें क्या पढ़ने को मिलने वाला है, या पढ़ चुके हैं हम लोग क्लास 10 में एलिफैटिक में। एल्केन पढ़े हुए हैं हम लोग, एल्केन, फिर इसके अलावा एल्कीन हम लोग पढ़े हुए हैं, इसके अलावा एल्काइन हम लोग पढ़े हुए हैं, ये सभी हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत पढ़े हुए हैं। फिर इसके अलावा हमारा इसके अलावा और भी मिलेगा, जैसे में बेंजीन मिलेगा, तो ये बेंजीन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में थोड़ा बहुत। इसके अलावा भी और जानने को मिलेगा, बेंजीन आप लोग C6H6 इस तरह से हम लोग को इसका सूत्र था। तो ये सारी चीजें हमें पढ़ने को मिली थी। इसके अलावा और भी चीजें हमें और मिलेगा, जैसे फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़े थे कि फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलेगा। जैसे फंक्शनल ग्रुप भी हम लोग कुछ बहुत देख चुके हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप में हमारा क्या था, एल्कोहल एक था, फिर इसके अलावा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत एक था हमारा, एल्डिहाइड था हमारा, ये सारी बातें हम लोग पढ़े थे। उसमें कीटोन था हमारा, ये सारी बातें हम लोग वहां पर पढ़े थे, और यही बातें फिर से हमें क्लास 11th में और क्लास 12th में भी, क्लास 12th में और इसका डिटेल है हमारा, जो क्या बोलते हैं, हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको और डिटेल में पढ़ने क्लास 12th में भी हमारा काफी है इसका भाग, और क्लास 11th में बस इसका शुरुआत है। तो ये सारी बातें हम क्लास 10th और 11th में उसी को बेसिक डिटेल रूप से पढ़ेंगे। और इसके अलावा अगला चैप्टर है हमारा लास्ट चैप्टर, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो पहले हम तो हाइड्रोजन चैप्टर में पहले तो उसका देखेंगे पोजीशन, कि हाइड्रोजन का पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, उसका पोजीशन के बारे में देखेंगे। फिर इसका बहुत सारा ऑक्साइड होता है, वो जैसे में जल के साथ वाटर बनाता है। फिर एक होता है हमारा हैवी वाटर, भारी जल, हैवी वाटर क्या होता है, जैसे में D2O। तो यहाँ पर ये सब हैवी वाटर बनता है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स से। हाइड्रोजन का हमारा आइसोटॉप्स होता है, ये आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोबार्स एक होता है, आइसोटॉन्स होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ये सारी चीजें हमें चैप्टर 2 में मिलेगा, 2 चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर में। तो आइसोटॉप्स होता है हाइड्रोजन का, ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेगा, पोजीशन, H2O, D2O यानी कि हैवी वाटर, इसके अलावा हम लोग को H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सारी बातें हमें लोग को यहाँ पर जानने को मिलेगा इस चैप्टर के अंतर्गत। तो हम लोग यहाँ पर
एक ओवरव्यू किए हैं कि ये सारी चैप्टर में हमें ये पूरे क्लास 11 का जो हमारा पूरा चैप्टर है, दो इधर, दो 4, दो 6, दो 8 के 9 चैप्टर टोटल हमारा है। इन 9 चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ने को मिलने वाला है, बस एक बेसिक के तौर पर थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी ली है और थोड़ा रिलेट करने का कोशिश किए हैं कि हम जो क्लास 9th में पढ़े हैं, क्लास 10th में पढ़े हैं, उससे रिलेट कैसे है, क्या वो टॉपिक यहाँ पर यूज हो रहा है तो किस प्रकार यूज हो रहा है, और फिर उसको आगे चलकर क्या क्या मिलने वाले। तो बस उसका एक थोड़ा सा बेसिक देखें, जैसे जैसे हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वैसे वैसे हम डिटेल में जानते चले जाएंगे। तो अब देखते हैं, थोड़ा बहुत और जानकारी ले लेते हैं। इस ब्रिज कोर्स को हम जो लाए हैं, क्या इन्हीं सब सारी चीजों के लिए लाए हैं केवल चैप्टर ओवरव्यू करने के लिए? तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज है। चैप्टर ओवरव्यू करके तो हम लोग जान गए कि आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो अब आते हैं ब्रिज कोर्स के अंतर्गत जो आगे चलकर हमें मिलने वाला है। जैसे में आप देखिए, अब हमारा स्टार्ट होता है मैटर, ठीक। तो मैटर क्या होता है? जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो, एज मास, और साथ में वो कुछ जगह ऑक्यूपाइज करे, ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि इसका मतलब यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ अपना वॉल्यूम हो। तो अगर जिसके पास मास हो और साथ में वॉल्यूम हो, हमारा क्या हो जाता है? मैटर हो जाता है। ये सारी क्लास 9 की चीज है। इसके बाद इस मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया दो तरीके से। एक हमारा था फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक था हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या था हमारा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार था। यहां पर सॉलिड, लिक्विड, गैस में हम लोग क्या देखे थे कि जो हमारा सॉलिड होता है ये रिजिड बॉडी होता है, कि इससे हम लोग स्क्यूज नहीं कर सकते दबाकर इसको, और इसके वॉल्यूम को कम नहीं किया जा सकता है। फिर ये जो हमारा लिक्विड होता है नॉट रिजिड होता है, और गैस भी हमारा नॉट रिजिड होता है। यहाँ पर जो हमारा सॉलिड होता है इसका शेप पूरी तरह से फिक्स्ड होता है, जबकि हमारा जो लिक्विड होता है इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है, और ना ही हमारा गैस का भी जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। इसके अलावा जो सॉलिड का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम तो इसका भी शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होता है, लेकिन यहाँ पर लिक्विड में है तो लिक्विड का यहाँ पर शेप तो फिक्स्ड नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। और गैस में है तो हमारा यहाँ पर शेप और वॉल्यूम कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। बेसिकली हम लोग जो भी ठोस होता है, जैसे में हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारा मार्कर है, ये भी क्या है? ये भी हमारा ठोस का है। तो जो पेन है हमारा, ये भी क्या है? हमारा ठोस है। तो इस ठोस को अगर हम हाथ का आकृति कुछ इस तरह से बनाकर इसमें रखें तो इसका शेप में कोई परिवर्तन नहीं है, या हाथ को फ्लैट रखकर इस पर रखें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन यहीं पर अगर हमारा वाटर होता तो वहां पर अगर इस तरह से शेप बनाते या किसी में और बर्तन में या किसी और में रखते तो वहां पर हमें देखने को मिलता, तो जैसा उस बर्तन का वेसल का साइज होता वैसा ही वाटर का भी साइज हो जाता, यानी कि शेप चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और गैस में क्या होता है कि इसका जितना स्पेस मिलता है उतना ये अपना वॉल्यूम फैला लेता है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? भी वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है, ना ही शेप फिक्स्ड होता है। ये सारी बातें हम लोग क्लास 11 में फिर से डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा, फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पर बस बेसिक हम लोग देख रहे हैं क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है, और यहाँ पर क्या क्या हमें तैयारी पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए रिवीजन के टाइप पे, तो वहां पर हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। और अगला है कैनॉट बी एक्सक्यूज्ड, इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं, इसको भी नहीं दबाया जा सकता है, और इससे हम लोग इसके कर सकते हैं, इसको दबाया जा सकता है, कंप्रेस्ड किया जा सकता है। इसके अलावा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये तो हम लोग जान गए इसमें कि हम यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस देख लिए। अब आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, इसका दो है केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंस में आप याद रखिएगा इसके बारे में, और फिर आगे चलकर मिलेगा जब चैप्टर स्टार्ट होगा। तो प्योर सब्सटेंस में बस ये ध्यान रखिएगा, जो भी हमारा प्योर सब्सटेंस होता है, जो सिंगल टाइप इसका जो कंपोनेंट्स होता है या इसका जो अवयव होता है वो सिंगल टाइप होता है। जैसे में हमारे एलिमेंट्स हो गया, तो एलिमेंट्स के अंतर्गत जो भी हमारा एटम होता है, हर एक एलिमेंट्स के लिए एटम अपना पार्टिकुलर अलग होता है हर एक एटम के लिए। उसके अंतर्गत अगर कंपाउंड में है तो कंपाउंड का भी जो होता है, इसमें देखिए इसमें डाउट ये हो जाता है कि कंपाउंड के अंतर्गत तो दो एटम आ गए अलग अलग टाइप का, तो क्या ये हमारा कंपाउंड अब भी प्योर सब्सटेंस है? क्योंकि प्योर सब्सटेंस में हम क्या जाने हैं, इसमें केवल सिंगल टाइप जो भी हमारा
पार्टिकल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सिंगल टाइप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कंपाउंड में तो दो दो एटम आ गए, तो यहाँ पर एटम नहीं देखा जाता, इसका जो मेन हमारा कंपोनेंट्स है, जो हमारा मेन अवयव है वो देखा जाता है कि इसका अवयव क्या है, कंपोनेंट्स क्या है। तो इसमें हमारा जो भी मिलता है मॉलिक्यूल्स, वो यहाँ पर कंपोनेंट्स के जो भी हमारा अणु होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, वो यहाँ पर जैसे में H2O का लेके चले हम लोग, तो H2O का हमारा यहाँ पर कंपोनेंट्स क्या होता है, जो H2O है हमारा जल में केवल और केवल H2O का ही मॉलिक्यूल्स होगा, इसके अलावा और किसी का भी मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। तो मॉलिक्यूल्स के आधार पर यहाँ पर इसका जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी इसका पार्टिकल है वो सिंगल टाइप है। तो ये सारी चीजें और डिटेल में जानने को मिलेगी, बस यहाँ पर हम लोग उसका बेसिक देखते जा रहे हैं। मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड्स, ये सभी चीजें हमें है। जैसे मेटल और नॉन मेटल में हम लोग देखें तो जो हमारा मेटल होता है वो केटायंस बनाता है इलेक्ट्रॉन लूज कर, और जो हमारा क्या बोलते हैं नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन कर एनायंस बनाते हैं। इसके अलावा हमारा ये मेटालिक लस्टर इसमें पाया जाता है, जबकि हमारा जो नॉन मेटल होते हैं डल होते हैं, कलरलेस होते हैं, तो कुछ कलरफुल भी होते हैं। यहाँ पर जो हमारा मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, जबकि हमारा ये क्या होता है पुअर कंडक्टर होता है। और इसमें कुछ अपवादें भी मिलेगी, जैसे में आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर एक कुछ ऐसा भी क्या बोलते हैं नॉन मेटल है, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है यहाँ पर कंडक्टर्स होता है। तो क्या होता है आप लोग देखे होंगे, अगर आप जानते हैं तो क्लास क्या बोलते हैं कमेंट्स में आप बता भी दीजिएगा, हम देखेंगे वहां पर। यहाँ पर फिर इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, जबकि ये जो हमारे नॉन मेटल होते हैं ब्रिटल होते हैं। ये मारने पर या हथौड़ा से वार करने पर क्या होता है टूट जाते हैं, पूरी पार्ट वाइज पार्ट अलग अलग हो जाता है। और यहाँ पर जो हमारा मेटल होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनांक होता है, ये क्या होता है हाई होता है, जबकि नॉन मेटल में एक मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है लो होता है। ये क्या होता है मोस्ट लिक्विड एट रूम, मोस्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो भी हमारा क्या होता है ठोस अवस्था में होता है, जो भी हमारा मेटल रहेगा रूम टेम्परेचर पर, अधिकतर जो भी हमारा मेटल होता है, अधिकतर मोस्ट मेटल्स वो क्या होता है सॉलिड में होता है, और यानी कि ठोस अवस्था में। लेकिन यहाँ पर हमें लिक्विड और गैसियस रूप में भी हमें रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल अधिकतर देखने को मिलता है। लिक्विड में यहाँ पर क्लास 10th में पढ़ेंगे कौन सा ऐसा धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, कौन सा ऐसा धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। ये सारी बातें आप लोग जान रहे होंगे, जानते हैं तो वहां पर कमेंट में बताने का कोशिश कीजिएगा। साथ में इसके अलावा आप लोग ये भी देखे होंगे कि जो हमारा मेटल होता है सोनोरस होता है इसमें, और नॉन मेटल होता है इसमें नॉट सोनोरस, यानी कि इसमें सोनोरस नहीं होता, धात्विक ध्वनि। आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट धात्विक ध्वनि इसको बारे में जानते हैं कि धातुओं में एक विशेष ध्वनि होती है जिसे धात्विक ध्वनि या सोनोरस बोलते हैं, इसमें ध्वनि नहीं होती है सोनोरस। ये सारी बातें हम लोग मेटल और नॉन मेटल में पढ़े थे, और यही सारी चीजों से हमारा स्टार्ट होने वाला है क्लास 11th। इसके अलावा और हमें क्या देखने को मिलने वाला है, इसके अलावा और हम बेसिक में देख लेते हैं पार्ट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। तो पार्ट ऑफ एटम में भी हम लोग देख चुके हैं, जो हमारा एटम होता है क्लास 9th में भी देखे थे, और क्लास 11th में भी हम लोग स्टार्ट होने वाला है। ये सब बेसिक जानना है हमें कि जो एटम होता है इसका क्या क्या पार्ट होता है। तो इसका एक मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन्स आते हैं और न्यूट्रॉन्स आते हैं। जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं ये क्या होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज इस पर होता है, जबकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इस पर निगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, और जो हमारा न्यूट्रॉन है ये पूरी तरह से क्या होता है न्यूट्रल होता है, यानी कि इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार हमारा मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स में अभी हम लोग कुछ देर पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जाने थे कि जो हमारा मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसमें क्या होता है यहाँ पर एक ही हो सकता है कि एक ही टाइप के एटम के जो एटम हो, एक ही टाइप के एलिमेंट्स के एटम या सिंगल टाइप एटम जो हो आपस में जुड़े, और जुड़ने के बाद क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं या मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि एक ही प्रकार के हो, लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो अलग अलग प्रकार की भी, जैसे में हमारा जो क्या बोलते हैं NaCl है, सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट, तो वो हमारा क्या होता है NaCl। इसमें एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है, ये आपस में यहाँ पर जुड़ते हैं और जुड़कर एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। फिर H2O में एक ऑक्सीजन एटम है और दो हमारा क्या है हाइड्रोजन एटम है, ये जुड़कर क्या किया हुए है मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत और हम लोग डिटेल में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि यहाँ पर
एटम एटम ऑफ एलिमेंट्स में, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में, और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, इसमें हमें क्या बेसिकली डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स का, ये अपना अलग अलग रहेंगे, लेकिन जो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स में एटम, यहाँ पर देखिए एटम्स हमारा अलग अलग रहेंगे पार्टिकुलेट रूप से अलग अलग, लेकिन हमारा जब भी मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स में कम से कम 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम इस तरह से आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्म करते हैं। यानी कि जब भी मॉलिक्यूल्स बनेगा तो उसमें कम से कम मिनिमम कितने एटम हो सकते हैं, तो 2 एटम, इससे ज्यादा भी हो सकता है 3, 4 इस तरह से। तो हमें कम से कम मॉलिक्यूल्स निर्माण करने के लिए कितने एटम चाहिए, तो हमें कम से कम 2 एटम चाहिए। और यहाँ पर ये नहीं है कि दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं और दोनों एटम डिफरेंस भी हो सकते हैं। जैसे में हम लोग पीछे अभी एग्जांपल देखे हैं कि यहाँ पर हमारा जो NaCl है, इसमें दोनों जो ये NaCl मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर दोनों जो है सोडियम का एक एटम है और एक क्लोरीन का एटम है। फिर हम लोग जो जल देखते हैं, तो जल में हमारा एक ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पर 3 एटम है, लेकिन तीनों एटम यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर एक है हाइड्रोजन, इसमें भी 2 टाइप के एटम है। तो अलग अलग टाइप के भी, डिफरेंट टाइप के भी एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर सकते हैं, और सेम टाइप के एटम भी आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में हमें जो भी हमें मॉलिक्यूल्स मिलेगा वो बेसिकली सेम टाइप ऑफ एटम का और मिलकर बना हुआ होगा। जैसे में हम लोग ऑक्सीजन गैस देखते हैं, तो ऑक्सीजन गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स होगा, वहां पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में एक साथ जुड़कर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, यानी कि O2 का निर्माण करते हैं। उसी तरह हमारा नाइट्रोजन गैस का होता है, 2 नाइट्रोजन एटम आपस में मिलकर N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस का फॉर्म करते हैं इस तरह से। तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट्स का जब मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो उसमें सेम टाइप उसी एलिमेंट्स का एटम आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जबकि यहाँ पर अगर कंपाउंड में है, तो कंपाउंड में जो भी हमारा एक मॉलिक्यूल्स रहेगा, यहाँ पर सेम भी हो सकता है, यानी कि सेम एटम का भी हो सकता है, और नहीं तो यहाँ पर डिफरेंस एटम्स का भी हो सकता है। जैसे में यहाँ पर एक एग्जांपल का हम लाए कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए ये 2 हमारा क्या होता है, इसका सूत्र होता है हमारा फॉर्मूला CO2, जिसमें एक हमारा रहेगा कार्बन और 2 हमारा रहेगा ऑक्सीजन। 2 एटम किसका रहेगा, ऑक्सीजन का, और हमारा फिर क्या रहेगा, एक एटम रहेगा कार्बन का। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स ये सब हो गए। तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो जो भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो या तो सेम एटम से मिलकर बने होंगे या तो डिफरेंस एटम के मिलकर बने होंगे। लेकिन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में हमें केवल और केवल सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होंगे। कब, जब हम एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। वैसे मॉलिक्यूल्स जो एलिमेंट्स के हो तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, तो उसमें जो भी हमें मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेगा तो वो सेम एटम से बने होंगे। लेकिन वही अगर कंपाउंड में आए, अगर हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करें, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर हमें इस सेम एटम्स के भी मिल सकते हैं मॉलिक्यूल्स, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम के भी मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं, वो दोनों हमारे कंपाउंड में आ जाएगा। फिर हमारा मिक्सचर्स देखते हैं, मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर यहाँ पर देखिए कंपाउंड में थोड़ा ये भी जान लेते हैं। जो हमारा कंपाउंड होता है, तो जो भी यहाँ पर एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो भी कंपाउंड किए होते हैं, एडेड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहां पर एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो में। और साथ में एक इसके अलावा हमें ये देखने को मिलेगा कि जो रेशियो होता है इनके अकॉर्डिंग टू मास होता है। अकॉर्डिंग टू मास, इनका मास कितना उसके अनुसार इनका ये एक फिक्स रेशियो में होते हैं। जबकि मिक्सचर में बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का फिक्स रेशियो नहीं होता है, एक किसी भी रेशियो में आपस में मिलकर मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। जैसे में हमारा एक नॉर्मल एग्जांपल है एयर, जो हमारे चारों तरफ की हवा है, ये सारा हमारा क्या है, जो भी एयर है हमारा वो मिक्सचर ही है। इसमें ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके अलावा भी सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैस इसमें मिले हुए हैं। और जो हाँ मिक्सचर में हमारे 2 टाइप आ जाते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस।
तो हमारा जो ईयर है वो किसमें आ जाता है, होमोजीनियस में। इसके अलावा एक हेट्रोजीनियस भी आता है। ये सारी चीजें एक बेसिक के तौर पर हम लोग देख लिए कि यहाँ पर एटम क्या होगा, मोलिक्यूल्स क्या होगा, मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होगा, फिर मिक्सचर्स क्या है हमारे। ये सारी चीजें बेसिक के तौर पर एक रिवीजन हमारा हो गया होगा। ये सारी चीजें हम क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, ये सारी चीजें तो एक रिवीजन के टाइप पर हम लोग देख चुके हैं। और इन्हीं सब चीजों से हमारा क्लास 11th भी स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री से अगर आपको बहुत ज्यादा लगाव चाहिए, केमिस्ट्री को और आसानी से समझना है, तो आप लोग यहाँ पर पीरियोडिक टेबल को अपने ध्यान में रखिएगा। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है इसको क्या रखना है, अपने ध्यान में रखना है। आप अपने हो सकता है तो स्टडी टेबल के बगल में जहां भी आप लोग पढ़ते हैं वहां पर एक अपना पीरियोडिक टेबल लगा सकते हैं। जब भी जरूरत पड़े आप इस पर देखते रहिएगा, तो इसी तरह देखते देखते लगभग याद हो जाता है। इसके अलावा ये तो हो गया, इसके बारे में भी हम पीरियोडिक टेबल बनता कैसे है अगला लेक्चर में कवर करेंगे। हमारा जो भी अभी क्या बोलते हैं, हमारा अभी क्या चल रहा है, ब्रिज कोर्स चल रहा है, तो ब्रिज कोर्स के अंतर्गत अभी और भी लेक्चर आने वाली है। हमारा पहला लेक्चर था, तो इसमें अभी हम और जानने वाले हैं। इसमें ब्रिज कोर्स में ही अगला लेक्चर आएगा, उसमें एक ऐसा भी लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल कैसे याद रखें, कैसे बनाएं, इसका भी एक अलग से लेक्चर ला देंगे। इसके अलावा आप लोग को अभी क्या करना है कि क्लास 11th में जैसे हम लोग सिलेबस स्टार्ट हम करेंगे, वहां पर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम उतना ना हो। तो उसके लिए कुछ बहुत तो देख लिया, हमें क्या क्या करना है, क्या क्या रिवीजन करना था, वो सब हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा बस आप लोग एक और काम करके रखिएगा सिलेबस स्टार्ट होने से पहले, कि जितना भी हमारा जब फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, उन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को आप लोग याद रखिएगा, साथ में उसका एटॉमिक नंबर भी याद रखिएगा और साथ में उसका एटॉमिक मास भी याद रखिएगा। ये बस अगले क्लास के लिए, अगला हमारा क्लास ब्रिज कोर्स के अंतर्गत ही आने वाला है। और उसमें हम जो चीज बताने वाले, उस चीज में बेसिकली हम बताने वाले हैं कि हम लोग क्लास 10th में बहुत सारा ऐसे फॉर्मूला देखेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, फिर क्या बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ऐसा बहुत सारा हमें उसमें केमिकल फार्मूलाज देखने को मिले थी। तो केमिकल फार्मूलाज का जो फार्मूला होता है, जैसे नॉर्मली CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 आखिर कैसे हम लिख सकते हैं, जैसे में एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ये आखिर हम लोग कैसे लिखते हैं। तो अगला जो हमारा ब्रिज कोर्स का लेक्चर आने वाला है, तो इसी पर आने वाला है कि जो भी हमारा केमिकल फार्मूलाज होते हैं उस फार्मूला को कैसे लिखेंगे, कैसे जान सकते, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी बातें हम लोग जानेंगे। और हाँ, आप लोग क्लास 11th में अगर अच्छी तरह से केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, मन लगाकर समझना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहते हैं, तो जैसे जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं वैसे वैसे आप मेरे साथ बढ़ते चलिए। और हाँ, अगर बढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले एक होमवर्क आपके लिए है कि आप पहले जो भी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है उसको अपने दिमाग में उतार लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए, साथ में उसका एटॉमिक नंबर भी याद रखिए और एटॉमिक मास भी याद रखिए। आपको PDF व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, इस चैनल द्वारा आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं, PDF मिल जाएगी, वहां से आपको मिल सकता है। तो ऐसे भी आप किसी भी गूगल पर जाकर सर्च मारिएगा तो आराम से ऐसा ऐसा टेबल आपको देखने को मिल जाएगी, तो वहां से भी आप लोग याद कर सकते हैं। नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम अवेलेबल करवा देंगे इस पूरे PDF को, इस लेक्चर के। तो हमें यहाँ तक हमें जो भी है, अगले लेक्चर को अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं कि केमिकल फार्मूलाज कैसे लिखना है, तो कम से कम इतना होमवर्क करके आना पड़ेगा आप लोग को। और अच्छी तरह से समझना है तो जो जो बातें हमें शॉर्ट में यहाँ पर रिवीजन टाइप के बताए हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, फिर हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन किए हैं जो भी क्लास 9th में मिलेगा, फिर केमिकल क्लासिफिकेशन के वो भी क्लास 9th में मिलेगा। तो अगर आप उसको और अच्छी तरह से समझ कर आते हैं तो और आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन हम जितना यहाँ पर बता दिए हैं वो काफी है, और आगे चलकर जो हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा तो उसमें आगे और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना सही। तो अब हम लोग क्लास को एंड की ओर ले जाते हैं। तो अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
और बस आप लोग से यही है कि आप लोग इस केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहते हैं, तो केवल जो जैसे जैसे हम आपको स्टेप गाइडलाइन देते जा रहे हैं वैसे वैसे आप चलते रहिए, आपका श्योर है कि केमिस्ट्री मजबूत हो जाएगा। तो बस आप वो सारी चीजें में PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी ग्रुप में, आप लीजिए। पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है उसको तैयारी कर आइए। अगला नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा फॉर्मूलाज कैसे हम लोग लिखते हैं। तो तत्काल के लिए धन्यवाद, हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।